नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स। धीरे धीरे करते हम इस सीक्वेंस में बहुत आगे आ चुके हैं और बहुत आगे जाते रहेंगे। सो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एंट्रोपी को डिस्कस किया। एंट्रोपी क्या होती है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, रियल लाइफ में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, थर्मोडायनेमिक्स में इसकी कहानी क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी कि एंट्रोपी ही वो पैरामीटर है जिसने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स के अंदर एक लिंक सेटअप किया, एक ब्रिज सेट करके हमें दिया। सो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी और उसी से आपको इनका लिंक जो है आपस में वो समझ आ जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। हम एंट्रोपी की स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन को डिस्कस करना चाहते हैं। अब ये डेफिनेशन दी किसने थी? हमें पता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो थी या थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन थी दैट वाज गिवन बाय क्लॉजियस। और जो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है ये मैं कह सकती हूँ कि 1896 के अंदर डिस्कवर की गई थी एंड इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी विच इज़ अ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी। अभी तक हमें इतना पता है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टर्म। सो द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के टाइम से ही पता है। वहाँ हमने बहुत डिटेल में रादर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को डिस्कस किया था। आप लोग यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स डॉक्टर दिव्यज्योति चावला, वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आप लोग 1 बाय 1 करके उन वीडियोस को देख सकते हैं बहुत डिटेल में और रादर रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को डिस्कस किया है। वहाँ हमने ये किया कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ एग्जिस्ट होने की वो मैक्सिमम हो जाएगी। सो इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। नाउ फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। हम लोग इसकी बात भी कर चुके हैं कि अगर किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में होने की बात करें तो वहाँ पर, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि एंट्रोपी क्या है, इट इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस, एंड एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी इन अ डिसऑर्डर्ड स्टेट, इन अ रैंडम स्टेट। वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से एग्जिस्ट होना चाहता है, दैट इज बेसिकली रैंडमनेस। तो हमने वहाँ पर कहा था कि डिसऑर्डर इज नॉट एन एरर, इट इज बाय डिफॉल्ट। तो वहाँ हमने ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस्ड कि अगर कोई सिस्टम जो है वो अपनी कंफर्टेबल जोन के अंदर है या अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो उसकी एंट्रोपी वहाँ पर क्या रहेगी? मैक्सिमम। देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम द एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोथ हैव देयर मैक्सिमम वैल्यूज। और इसी स्ट्रेटजी को यूज करके अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अब हम एक रिश्ता कायम करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स में, और वो जो मीडिएटर रहेगा, इंटरमीडिएट, जो इनका रिश्ता आपस में जोड़ेगा, दैट विल बी नन अदर देन एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी। सो एंट्रोपी के साथ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेटअप होगी। और कहाँ से ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ? ये आइडिया इसी चीज़ से ओरिजिनेट हुआ कि जो एंट्रोपी है वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम रहती है और जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है स्टैटिस्टिकल सिस्टम की इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम रहती है। सो दोनों ही क्वांटिटीज सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम वैल्यूज अटेन करती हैं एंड दिस लेड बोल्ट्जमैन टू थिंक दैट देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो आपको समझ आया होगा कि ये जो रिलेशनशिप है, या मैं कहूँ कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, दिस वाज गिवन बाय नन अदर देन बोल्ट्जमैन। जी हाँ, ये वही बोल्ट्जमैन है जिन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी काम किया है। सो बोल्ट्जमैन ने कहा कि इन दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो एंड ही टॉक्ड इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, हम ये कह सकते हैं। सो बोल्ट्जमैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विच इज गिवन एज S इज इक्वल टू
K log W. S is entropy of the system and K is Boltzmann constant, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.38 इंटू 10 raised to power -23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड पर केल्विन होते हैं, या फिर आप सिंपली इसको जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं. सो K is Boltzmann constant and W is thermodynamic probability of the system. Now if the system is in equilibrium और its equilibrium state जो है, then मैं कहूँ कि जो यूनिट्स रहेंगे एंट्रोपी के वो जूल पर केल्विन ही हो जाएंगे, क्योंकि लॉग ऑफ एनी क्वांटिटी क्या रहता है, यूनिट लेस रहता है, डायमेंशन लेस रहता है. थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वैसे भी एक नंबर है, प्रोबेबिलिटी के कोई यूनिट्स नहीं होते. सो एंट्रोपी के यूनिट्स भी SI यूनिट्स क्या हो जाएंगे, जूल पर केल्विन हो जाएंगे, और CGS यूनिट्स क्या हो जाएंगे, अर्ग्स पर केल्विन हो जाएंगे. इक्विलिब्रियम स्टेट की बात मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, यूनिट्स मेरे दिमाग में आ गए थे कि एंट्रोपी के भी बता दूं. Now I must talk that if system is in equilibrium state, then this W we know that it is equal to W maximum. W हमेशा क्या होता है, W maximum, maximum thermodynamic probability होती है. So ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करवा दूँ, so S is equal to K log W max. अगर W की वैल्यू मैक्सिमम है तो एंट्रोपी की वैल्यू भी मैक्सिमम रहेगी. S is again thermodynamic state variable, just like pressure, volume and temperature. We cannot measure it directly but can find change in entropy. We cannot measure absolute value of entropy. ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर बात कर ली कि इसकी absolute value को हम measure क्यों नहीं कर सकते हैं. It depends on immediate state of the system and not the previous history. That is why हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ change measure कर सकते हैं. And जैसा मैंने पहले कहा कि एंट्रोपी सेट्स अप अ ब्रिज बिटवीन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स. तो अब हमें ये जो कहानी इन्होंने कही बोल्ट्जमैन ने कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी S इज इक्वल टू K log W, इसको अब हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए मैं आपको कुछ याद करवा दूं. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे, वहाँ पर जो वैल्यूज़ थी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, हमने 3 टाइप की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो हैं वो पढ़ रखी हैं. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड फर्मी-डिरैक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाज डीलिंग विद द क्लासिकल सिस्टम्स. वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी बोलते थे हम उसको, और क्लासिकली सिस्टम को डील करते थे एंड द पार्टिकल्स वर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर. बट जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं तो हमें क्वांटम एस्पेक्ट्स लेने पड़ते हैं, एंड बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड फर्मी-डिरैक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स उनसे डील करती थी. तो याद कीजिए, इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W, इसकी वैल्यू शायद आप लोगों को याद होगी. इट इज Ni पाई I इज इक्वल टू 1 2 जितने भी आपके सिस्टम रहते हैं. अगर आप इसको नहीं भी मेंशन करेंगे, यू कैन राइट इट ओनली पाई. अपने आप ही हो जाता है कि जितने भी I की वैल्यू रहेगी वहाँ तक ये जाएगा. सो Ni पावर Gi, और डिनोमिनेटर के अंदर हम लिखते हैं Ni फैक्टोरियल. तो याद होगा आपको कि यहाँ पर भी फैक्टोरियल आएगा. सो n फैक्टोरियल, रादर यहाँ पर Ni नहीं आएगा, दिस इज n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल. Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, Gi नंबर ऑफ सेल्स इन ith स्टेट, एंड Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट. तो ये फॉर्मूला रहता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ इन केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. सो इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसको हम BE स्टैट भी बोलते हैं, यहाँ पर जो W की वैल्यू रहती है वो आप लोगों को याद होगा, इट इज़ पाई, और बड़ी खूबसूरती से हमने डिस्कस किया है Ni प्लस Gi माइनस 1, इसका फैक्टोरियल, क्योंकि हमने नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात वहाँ पर करी थी. Ni फैक्टोरियल और Gi माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये रहती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. सो इन केस ऑफ फर्मी-डिरैक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इफ इट इज फर्मी-डिरैक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और आई मे से इट FD स्टैट इन शॉर्ट फॉर्म, तो W की जो वैल्यू रहती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, हमें पता है यहाँ पर पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आकर अपनी टांग अड़ाने लग जाता है. सो Gi फैक्टोरियल Ni माइनस Gi फैक्टोरियल पाई, ये रहता है
इसका भी फैक्टोरियल GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल, और यहाँ पर NI माइनस GI नहीं, सॉरी, GI माइनस NI, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं दोज आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एक सेल जो होती है वो एक ही पार्टिकल कंटेन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिराइव भी करी हैं, डिटेल में डिस्कस भी करी हैं कि कहाँ पर रहती हैं MB स्टैट, BE स्टैट और FD स्टैट के अंदर। Now it is very much clear in all these expressions that thermodynamic probability depends on number of particles and total number of elementary cells. N पर भी डिपेंड कर रही है और G पर भी डिपेंड कर रही है, एंड मैं ये कह सकती हूँ कि this W is dependent on number of particles and number of cells in ith compartment and that is available in phase space. Now total number of particles N which further depends on number of moles in it. जो ये N है ये डिपेंड करता है एंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को सपोज हम म्यू से डिनोट कर देते हैं यहाँ। दिस एन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स इन इट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन द फेज स्पेस। इट डिपेंड्स ऑन टोटल वॉल्यूम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जी जो है ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन अदर वे मैं कह सकती हूँ कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, एनर्जी एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल। सो इस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ म्यू मोल्स, हैज वॉल्यूम V and energy U. Then thermodynamic probability W and hence entropy S are the functions of mu, V and U. इन तीनों का फंक्शंस रहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी और एंट्रोपी भी। अगर म्यू, वी और डब्ल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम या फिर एनर्जी जो है उस कंपार्टमेंट के अंदर उन पार्टिकल्स की चेंज होने की कोशिश करती है तो एंट्रोपी भी डेफिनेटली चेंज होगी। इफ़ वी सप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू टू द सिस्टम, अगर हम इस हीट को सप्लाई करने की कोशिश करेंगे देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, वेरी स्मॉल अमाउंट, हमने आप कह सकते हैं कि वैनिशिंगली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मैंने सिस्टम को दी, सिस्टम इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि म्यू और वी जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि हीट दी है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होने के चांसेस रहेंगे। सो म्यू और वी नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। So it will only change internal energy, then its entropy will also change. और मैं कह सकती हूँ कि जो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट इज डिनोटेड बाय DU। हम इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज को किससे डिनोट कर देंगे, DU से डिनोट कर देंगे, एंड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन एंट्रोपी विल बी डिनोटेड बाय DS। एंट्रोपी के अंदर भी चेंज आ जाएगा, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, DS से। अब जब जहाँ पर DU आ जाता है, डेल्टा Q आ जाता है, हमारे दिमाग के तार खनकने लगते हैं और हमें नजर आने लगता है none other than first law of thermodynamics. So let us implement first law of thermodynamics on these concepts, on these मैं कहूँ कि जो ये हमने strategies जो यहाँ पर लिखी हैं इनके ऊपर हम इसको implement करेंगे। So first law of thermodynamics क्या कहता है, if a small amount of heat delta Q is supplied to a system, then it is consumed in two ways. Few part of it is used to change the internal energy of the system and few part is consumed in work done. मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दी, आप उन 10 चॉकलेट्स में से 5 को खा गए और 5 अपने अपने बहन भाई को दे दी। सो जो 5 आपने खाई, आपने अपनी एनर्जी इंक्रीज कर ली खा के, तो आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, और जो बहन भाई को दी वो आपने वर्क डन करा। सो बेसिकली यही फंडा रहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको तो हमें प्रूव करना है, मैंने इसीलिए रेज नहीं किया, तो यहाँ पर प्रूफ में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि हमने म्यू और वी को क्या रखा है, कांस्टेंट। सो इफ म्यू एंड वी आर कांस्टेंट, देन इफ वी इज कांस्टेंट, अगर वी कांस्टेंट रहेगा तो dV चेंज इन वॉल्यूम इट विल बिकम 0। तो यहाँ से डेल्टा Q किसके इक्वल हो जाएगा, DU के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू इट विल ब्रिंग अबाउट वेरी स्मॉल चेंज इन इट्स स्टेट। सो वी कैन स्टिल अज्यूम द सिस्टम टू एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, कि हमने उसको बहुत थोड़ा सा हिलाया है, बहुत थोड़ी सी हीट सप्लाई करी है, तो बहुत थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज होगी, जो कि हम कहेंगे कि, और हमें पता है कि जो मोस्ट
प्रोबेबल स्टेट है वो बड़ी ब्रॉड होती है, आप लोगों ने वो कर्व जो है वो पढ़ी हुई है। सो उसके अंदर नंबर ऑफ जो मैं कहूँ माइक्रो स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो वही रहेगा सिस्टम। सो वी कैन अज्यूम, बिकॉज फिजिक्स बिलीव्स इन अप्रॉक्सीमेशन, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है, उसके आसपास ही है। नाउ जनरल इक्वेशन मैं कहूँ कि विच इज़ ओबेड बाय द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इन ऑल द 3 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो रहती है वो आप लोगों को याद होगा, हमने जब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स करे थे। सो इट इज़ डी लॉग डब्ल्यू, और लेजेंडर कॉफिशिएंट्स भी थे हमारे पास, माइनस एल्फा डी एन माइनस बीटा डी यू वाज इक्वल टू 0, कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो हर एक सिस्टम इस इक्वेशन को फॉलो करता है। हमने ऑलरेडी बोला कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये n क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इफ दिस n इज कांस्टेंट तो ये जो dn है इट विल बिकम इक्वल टू 0। अगर dn 0 हो गया देन d log w माइनस बीटा डी यू इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए, और हमें पता है जो बीटा की वैल्यू है ये भी हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में डिराइव करी है, इट इज़ 1/kt। सो पुट बीटा इज इक्वल टू 1/kt। मैं बीटा को अगर 1/kt पुट कर देती हूँ, मैं यहाँ पर इधर लिख देती हूँ बची हुई एक्सप्रेशन। सो दिस इज d log w, इधर ले जाते हैं हम बीटा डी यू, और बीटा को हमें पुट करना है 1/kt। बीटा को मैंने पुट किया 1/kt, आप लिख सकते हैं बिकॉज बीटा द लेजेंडर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/kt, और बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। सो यूजिंग 1 d log w इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन kt, ये k मैंने इधर भगा दिया। सो k d log w इज इक्वल टू डेल्टा q बाय t, तो ये हो गया हमारे पास। और ये हमें पता है थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, दिस इज नन अदर देन ds। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये इस k को भी आप अंदर लेकर जा सकते हैं, k log w, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। आप डेरिवेटिव के अंदर रखें, डेरिवेटिव के बाहर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इक्वल टू डेल्टा q बाई टी, और ये डेल्टा q बाई टी हमें पता है किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ds। पिछली वीडियो के अंदर हमने करा था एंट्रोपी की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन, ds इज इक्वल टू डेल्टा q बाई टी, आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ds इज इक्वल टू डेल्टा q बाई टी। अब दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को, यू विल गेट k log w इज इक्वल टू s, और इसी को हमें डिराइव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो इफ़ यू ऐड हीट टू द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जंप करने लगेंगे, एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। तो ये थी डेरिवेशन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी की। तो ये एक्सप्रेशन k log w, तो देखिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है k log w इज इक्वल टू डेल्टा q बाई टी, इधर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, इधर स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक रिलेशनशिप मिल गया है, एक रिश्ता मिल गया है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में और थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स में, एक ब्रिज मिल गया है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो बड़े आराम से हम जा सकते हैं। अब बात रहती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसकी बात हम यहाँ पर बार बार करते रहेंगे। नाउ वी मस्ट डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है, एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इनका जो पवित्र रिश्ता है, जो पॉइस रिश्ता है, वो अब हमें डिस्कस करना है कि ये दोनों बहन भाई हैं, चाचा भतीजी हैं या चाचा भतीजा हैं, वट एवर दे आर, वो अब हमें डिस्कस करना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस एंट्रोपी। थोड़ी थोड़ी बात पिछली वीडियो के अंदर करी थी कि क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या एंट्रोपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर क्या बात करनी होगी, वी आर गोइंग टू यूज द थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन ऑफ
entropy that ds is equal to delta q by t. As per sign conventions हमें पता है कि जो delta q है, if this delta q is positive, it means heat is supplied to the system. हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को हीट देंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, so entropy of the system will increase, entropy increase हो जाएगी. But if the system loses heat, system heat को lose करेगा तो delta q less than 0 हो जाएगा and entropy of the system will decrease. And from S is equal to k log W, which is the statistical definition of entropy, कि अगर S decrease होगा तो W decrease होगा और अगर S बढ़ेगा तो W बढ़ेगा. When the system cools down, W will decrease, thermodynamic probability decrease होगी, entropy decrease होगी. And minimum value of this W in any statistical physics is must be 1. W1 means all the n. अगर मैं MB stat की बात करूँ specifically, जो कि classical statistical physics है, जहाँ पर सारे के सारे indistinguishable particles थे, तो W1 का क्या मतलब रहता है? When all the undistinguishable particles occupy the same energy state और the same cells in phase space, की सारे के सारे भैया एक ही कंपार्टमेंट में आ गए हैं, तब W क्या रहता है? 1. And for BE stat W is equal to 1 means when all the indistinguishable particles occupy the same state. तो BE stat में भी W1 का मतलब वही रहता है जो MB stat में है. But because of Pauli's exclusion principle, W is equal to 1 minimum in case of FD statistical physics occurs when number of cells are equal to number of particles. तो याद कीजिए वहाँ पर Ni equal to Gi होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एक पार्टिकल ने भैया एक ही सेल में जाना है, तो जितने पार्टिकल्स हैं उतनी सेल्स अवेलेबल होनी चाहिए. तो आप याद कीजिए वहाँ पर जो W रहता है FD स्टैट के अंदर, वो क्या रहता है? Gi फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल, Gi माइनस Ni फैक्टोरियल और पाई की मल्टीप्लिकेशन में रहता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर जो I रहता है उसको आप 1 2 अगर K भी लिख सकते हैं. इसकी वैल्यू हमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू रहती है दैट इज़ अगेन 1. और हम ये कह सकते हैं कि वी जस्ट कांट गो बियॉन्ड W इज इक्वल टू 1. हम इससे नीचे नहीं जा सकते लोअर साइड पर. सो S इज इक्वल टू S मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी? S मिनिमम, ये कब मिनिमम होगा? S मिनिमम मीन्स K लॉग W मिनिमम. जब W मिनिमम हो जाएगा, और W मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1. इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रहती है, 1 से मिनिमम हम नहीं जा सकते हैं. सो S मिनिमम इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 एंड लॉग 1 हमें पता है क्या होता है? 0. सो एंट्रोपी की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? नन अदर देन 0. सो हम ये कह सकते हैं कि कूलेस्ट टेम्परेचर कंडीशन वी हैव ऑब्टेन्ड और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वी हैव ऑब्टेन्ड कि T इज इक्वल टू 0 होता है. आप लोग कह सकते हैं कि व्हेन एंट्रोपी बिकम्स 0, विच इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एब्सोल्यूट 0 इज द टेम्परेचर एट विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बिकम्स 0. या मैं कहूँ कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिक्सेस द 0 लेवल ऑफ एंट्रोपी इन अ वेरी क्लियर वे. तो हमें ये बता दिया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कि एंट्रोपी जो है वो 0 रहती है एट 0 केल्विन. और हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की कि लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर जो रहता है वो 0 केल्विन रहता है, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते. इसी तरीके से लोएस्ट वैल्यू जो एंट्रोपी की रहती है वो 0 रहती है, उससे नीचे हम नहीं जा सकते. कभी नहीं जा सकते, पहले भी नहीं गए थे, अब भी नहीं जा पा रहे और कभी नहीं जा पाएंगे. तो ये थी अनदर स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी की और खूबसूरत डिस्कशंस लेकर हम अपनी अगली वीडियोज़ में आएंगे. अभी जैसे यहाँ पर बहुत गर्मी है, पावर सप्लाई नहीं है, बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ द शो मस्ट गो ऑन. जिंदगी हंसने गाने के लिए है और पढ़ने पढ़ाने के लिए भी है. तो अगली वीडियोज़ के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के और खूबसूरत टॉपिक्स के साथ मुलाकात करेंगे. थैंक यू सो मच.